नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम राजस्थान में मराठा प्रसार का अध्ययन करने जा रहे हैं। मराठा से हमें या तो शिवाजी का स्मरण होता है या बाजीराव मस्तानी की कहानी हमें स्मरण होती है। इन मराठाओं ने एक शताब्दी तक 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक राजस्थान को आक्रांत किए रखा। यह है भारत के इतिहास का वह समय था जबकि मुगल साम्राज्य मुगल सम्राट औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के पश्चात पतन की ओर उन्मुख हो रहा था और 19वीं शताब्दी में 1818 की संधियों के माध्यम से राजस्थान में मराठाओं के प्रभाव को समाप्त करके ब्रिटिश संरक्षण की स्थापना हुई थी। यानी राजस्थान में मराठाओं का प्रभाव का काल उस दौर का सूचक है जो एक संक्रमणकारी दौर है। यहाँ पर मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख है और ब्रिटिश संरक्षण स्थापित होने की दिशा में प्रगति कर रहा है। बीच में भारत में जो शक्ति प्रभावशाली थी जिसने मुगल साम्राज्य के पतन का लाभ उठाकर अपनी शक्ति और क्षेत्र का प्रसार किया और जिसे हराकर ब्रिटिश ने भारत में राज्य की स्थापना की, वह मराठा थे। राजस्थान के इतिहास में मराठाओं का प्रभाव एक महत्वपूर्ण विषय होने के साथ साथ विवाद का विषय भी है। इनके यहाँ पर प्रभाव के कारणों प्रभाव को समाप्त करके ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव के स्थापना के मध्य काफी ऐतिहासिक विवाद है। आज के अध्याय में हम मराठाओं ने किन कारणों से प्रेरित होकर राजस्थान में अपना प्रसार करना शुरू किया, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम कुछ सैद्धांतिक कारणों की बातें करेंगे जो समस्त राजपूताना पर और बृहत्तर रूप में भारतीय राजनीति पर लागू होते हैं। इसके पश्चात हम व्यक्तिगत रूप से एक एक राजपूताना के राज्य का उदाहरण लेते हुए यह देखेंगे कि वहां पर किन परिस्थितियों में मराठाओं का प्रभाव बढ़ा, मराठाओं ने वहां पर किस प्रकार की कार्यवाहियां की और उन कार्यवाहियों के कारण राजपूताना के राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी हम मराठाओं के परिचय से प्रारंभ करके राजस्थान में मराठाओं के प्रसार के बिंदुओं पर विचार करेंगे। आप जानते हैं कि 1674 ईस्वी में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराकर शिवाजी ने मराठा स्वराज्य की स्थापना की थी। ये शिवाजी अहमदनगर के एक सरदार शाहजी भोसले के पुत्र थे। जब अहमदनगर मुगलों के अधिकार में आ गया, अहमदनगर का आधा भाग बीजापुर को सौंप दिया गया। शिवाजी ने 1640 के दशक में विजय करना प्रारंभ किया। अहमदनगर और मुख्य रूप से बीजापुर के क्षेत्रों को जीतते हुए वर्तमान महाराष्ट्र के क्षेत्र में उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की। यह औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब किसी स्वायत्त शक्ति को अपने राज्य के अंतर्गत पनपने नहीं देना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की योजना के अंतर्गत दक्षिण भारत भी उसके राज्य में सम्मिलित था और दक्षिण भारत के राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा सभी की उसने विजय की थी। इसलिए नवीन सत्ता के उदय को वह सहन नहीं कर सकता था।
इस सत्ता का दमन करने के लिए 1781 ईस्वी में वह अपने पुत्र का पीछा करते हुए दक्षिण भारत पहुंचा, मराठों को दबाने की कोशिश की। दक्षिण भारत की अन्य रियासतों को तो वह अपने अधीन कर सका, लेकिन मराठे पराभव को प्राप्त नहीं हुए। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र संभाजी ने 89 ईस्वी तक संभाजी को औरंगजेब के द्वारा मृत्युदंड दिए जाने के बाद राजा राम के नेतृत्व में 1689 से 1700 तक, राजा राम की मृत्यु के पश्चात राजा राम की पत्नी ताराबाई द्वारा अपने पुत्र की संरक्षिका बनकर 1700 से 1708 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ अपने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शाहू, जो कि संभाजी के पुत्र थे और मराठा कैद में थे, मुक्त कर दिया गया। शाहू ने दक्षिण पहुंचकर मराठा राज्य पर अपने अधिकार की मांग की और 1707 ईस्वी में वह मराठा राज्य के छत्रपति बने, लेकिन अपने उदय के प्रारंभ से, जो शिवाजी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, शाहू के द्वारा केवल 1718 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के समय में मराठे मान्यता प्राप्त करने में सफल हुए। यह मान्यता इस प्रकार की थी कि मराठा स्वराज्य पर तो उनका अधिकार स्वीकार किया गया, मराठा राज्य के अलावा दक्षिण के 6 मुगल सूबों से उन्हें चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार दिया गया। ये मराठे अपने स्वराज्य के क्षेत्र के अलावा बाकी राज्यों पर चौथ और सरदेश मुखी वसूल करके अपने प्रभाव का आरोपण करते थे। जब शाहू छत्रपति बने, शाहू की प्रशासनिक कार्यों में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए पेशवा प्रशासन में महत्वपूर्ण हो गए। शाहू के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के द्वारा एक मराठा संघ की स्थापना की गई थी। उस मराठा संघ में स्वयं पेशवा थे, पूना में केंद्रित थे। उसके अलावा सिंधिया ग्वालियर में केंद्रित, होलकर इंदौर में केंद्रित, भोसले नागपुर, गायकवाड़ बड़ौदा। इन 5 मुख्य सरदारों और कुछ छोटे सरदारों को संयुक्त करके मराठा संघ की स्थापना की गई थी। मराठा संघ की स्थापना के पीछे मराठा स्वराज्य का विस्तार करना और मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरक शक्ति प्रदान करना था। मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरक के रूप में मराठा संघ इस प्रकार काम करने वाला था कि इनको जो जागीरें दी गई थी वह काल्पनिक थी। इनके कुछ भाग मराठा राज्य में स्थित थे, शेष अगर ये जीत लेते तो उन्हें उनके स्वामित्व में मान लिया जाता। इस प्रकार मराठाओं ने अपना प्रसार करना शुरू किया। उसकी 2 प्रतिक्रियाएं हुई। प्रथम यह है कि मराठा छत्रपति गौण होते चले गए। दूसरी यह है कि मराठा यूनियन, मराठा संघ के नेतृत्व में मराठों का भारत भर में प्रसार हुआ। मराठों के पेशवा, जो कि बालाजी विश्वनाथ के पश्चात बालाजी विश्वनाथ के पश्चात बाजीराव प्रथम थे। बाजीराव प्रथम मराठा पेशवाओं में से सबसे महान माने जाते हैं। उनका वो उत्तर भारत की तरफ मराठाओं का प्रसार करना चाहते थे और उनका एक प्रसिद्ध कथन भी है, जब उन्होंने कहा था, मराठा ध्वज कृष्णा से अटक तक फहराएगा। इस प्रकार बाजीराव प्रथम के समय में मराठाओं ने उत्तर भारत की तरफ प्रसार करना शुरू किया। पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य ने इसमें उनकी सहायता की। बाजीराव प्रथम के समय में मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड पर मराठाओं का प्रभाव स्थापित होने जा रहा था।
राजस्थान क्योंकि मालवा के निकटस्थ था, तो मालवा में कार्यवाहियां करने वाले, सैनिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले मराठा सरदारों ने राजस्थान में भी धावे मारना शुरू किया और 1711 में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मराठाओं का मारा गया पहला धावा हम सुनते हैं। इस प्रकार राजस्थान में मराठाओं का प्रसार 18वीं शताब्दी के प्रथम चरण में प्रारंभ हुआ। हालांकि अधिक भयावह यह आगे आने वाले दशकों में हुआ और मराठा प्रभाव तब तक चलता रहा जबकि 1818 की संधियों के माध्यम से राजपूताना की रियासतों को मराठों के संरक्षण से निकालकर अंग्रेजी कंपनी के संरक्षण में नहीं ले लिया गया। इस प्रकार मराठा राज्य के उत्थान के साथ साथ उनके प्रसार की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। उनके प्रसार की पृष्ठभूमि में मुगल साम्राज्य योग दे रहा था। मुगल साम्राज्य अब तक राजपूताना के राज्यों का सिरमौर रहा था। इस तरह से एक बहुपक्षीय दृश्य भारत के इतिहास में उत्पन्न होने जा रहा था, जिसका फायदा मराठाओं ने उठाया था। हम ये देखते हैं कि क्या क्या कारण थे जिनके बदौलत मराठाओं को राजस्थान में प्रसार करने का मौका मिला अथवा उन्हें राजस्थान में प्रसार करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। सर्वप्रथम राजपूताना के राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा और संघर्षों को लिया जाता है। ये आपसी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दो प्रकार के थे। प्रथम वो जो राजपूत राज्यों के मध्य होते थे। राजपूत राज्यों में क्योंकि कुलीय श्रेष्ठता की भावना बहुत प्रचलित थी, एक राज्य स्वयं को दूसरे राज्य से श्रेष्ठ समझता था। जैसे कि प्रारंभ में उदयपुर का राज्य स्वयं को श्रेष्ठ समझता रहा। मुगलों का प्रभाव स्थापित होने के बाद आमेर का राज्य श्रेष्ठ हो गया। मुगलों के पतनोन्मुख काल में जोधपुर के शासक अजित सिंह का मुगल दरबार में प्रभाव बढ़ गया था। पहले आमेर और जयपुर की प्रतिस्पर्धा थी। अब महाराणा राज सिंह के बाद, जिनका 1680 ईस्वी में मृत्यु हुई, मेवाड़ का राज्य पृष्ठभूमि में चला गया और राजस्थान में दो राज्य, जयसिंह के नेतृत्व में जयपुर और अजित सिंह के नेतृत्व में मारवाड़, आपस में प्रतिद्वंद्वी बन गए। इन प्रतिद्वंद्विताओं के कारण इनके आपस में झगड़े होते थे। उन झगड़ों में मराठाओं को हस्तक्षेप करने का मौका मिलता था। दूसरी तरह की प्रतिस्पर्धा राजपूत शासकों और उनके सामंतों के मध्य होती थी। सामंत अपने जागीरों का प्रसार करने की प्रवृत्ति दिखाते थे। राजपूत शासक सामंतों को सीमित करने की प्रवृत्ति दिखाते थे। ये दोनों पक्ष भी जब कभी उनमें विवाद उत्पन्न होता, झगड़े की परिस्थिति आती, तो सहायता के लिए मराठाओं को आमंत्रित करते थे। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मराठाओं का राजस्थान में प्रसार सैनिक सहायता देने वालों के रूप में हुआ। उन्होंने राजस्थान के राज्यों को अपने सीधे प्रशासन में लेने का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि मराठा राज्यतंत्र की प्रकृति ही ऐसी थी कि मराठा स्वराज्य के क्षेत्र के अलावा उन्होंने जो भी प्रभाव स्थापित किया, वहां से वह चौथ और सरदेशमुखी के रूप में राजस्व वसूल करते थे। यह उनके प्रभुत्व को स्थापित करने का तरीका था। उस राज्य के जहां पर ये अपना प्रभाव स्थापित करते, राजस्व में से 1/4 हिस्सा चौथ के रूप में और राजस्व में से 1/10 हिस्सा सरदेशमुखी के रूप में वसूल करते थे। बदले में उस राज्य को सुरक्षा की गारंटी मुहैया कराई जाती थी। लेकिन अगर मराठा ही पक्ष परिवर्तन कर रहे हों, तो यह सुरक्षा की गारंटी न रहकर लूट खसोट में परिवर्तित हो जाती थी,
क्योंकि मराठा सरदार एक समय में एक पक्ष का को सैनिक सहायता उपलब्ध कराते थे और दूसरे समय में उसी विवाद से संबंधित दूसरे पक्ष को सैनिक सहायता दे देते थे, क्योंकि उसके बदले में उन्हें पर्याप्त धनराशि मिलती थी। राजस्थान के राज्यों में मराठाओं के प्रसार का यह सर्वप्रमुख कारण था। दूसरा कारण मराठाओं की साम्राज्यवादी भावनाएं थी, क्योंकि कोई भी सत्ता अपना प्रसार करना चाहती है। मराठाओं ने भी अपना प्रसार करने का प्रयत्न किया। उसकी पृष्ठभूमि पर हम बात कर चुके हैं। वो किस तरीके से स्थापित की जानी थी, उसकी योजनाएं क्या थी मराठा संघ के रूप में, हम उसका भी अध्ययन कर चुके हैं। इसलिए मराठा संघ अपने इन सरदारों के माध्यम से पूरे भारत में फैलना चाहता था। 1718 के मुगल समझौते के माध्यम से उन्हें दक्षिण के 6 मुगल सूबों से तो चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मिल ही चुका था। अब मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख होने का फायदा उठाकर वह भारत के शेष बचे हुए राज्यों बंगाल तक और अफगानिस्तान तक अपने साम्राज्य का फैलाव करना चाहते थे। यह साम्राज्य का फैलाव उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और भी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि शाहू आजीवन मुगल कैद में रहे थे। अपने पिता की मृत्यु के समय परिवार सहित कैद में चले गए थे। 1689 से 1707 ईस्वी तक कैद में रहे। कैद से छूटने के पश्चात ये छत्रपति तो बन सके, लेकिन इनके आर्थिक संसाधन कुछ भी नहीं थे। आप जानते हैं कि मराठों के आर्थिक संसाधनों के रूप में चौथ और सरदेश मुखी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि चौथ और सरदेश मुखी मराठा संघ के अलग अलग सरदार वसूल करते थे, लेकिन उसमें बंटवारे की एक योजना के अंतर्गत मराठा छत्रपति को भी हिस्सा मिलता था। इसलिए मराठा सरदारों की विस्तारवादी योजनाओं को शाहू का समर्थन प्राप्त था और इसके लिए उनका आर्थिक संकट भी उत्तरदायी था। शिवाजी के उत्थान के साथ ही यह माना जाने लगा था एक धारणा के रूप में, हालांकि इसके लिए पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वह धारणा यह थी कि मराठा एक हिंदू साम्राज्य, जिसे हिंदू पद पातशाही का नाम दिया जाता है, की स्थापना करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राजपूताना के राज्यों, खासतौर से मेवाड़ के महाराणा से पत्र व्यवहार भी किया था, क्योंकि मराठे हिंदू धर्म के मानने वाले थे, राजपूत शासक भी हिंदू धर्म के मानने वाले थे। इसलिए मराठाओं के प्रसार के पीछे धारणा के रूप में एक बात यह भी कही जाती है कि अगर मराठा और राजपूत राज्य इकट्ठे होते तो एक वृहत हिंदू साम्राज्य स्थापित होता। हालांकि यह कारण केवल धारणा के स्तर पर ही है, क्योंकि मराठों के आक्रमण शुद्ध आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। हिंदू पद पातशाही जैसे किसी उच्च स्तरीय लक्ष्य से वह प्रेरित थे, इसके ऐतिहासिक साक्ष्य हमको नहीं मिलते हैं। ये जो मराठा सरदार थे, जिनकी गणना हमने मराठा संघ के रूप में की थी, वह धन लोलुप थे, क्योंकि पुनः मराठा राज्य तंत्र का स्वरूप ही ऐसा था कि ये सैनिक अभियान करते रहते थे। सेना को चलाए रखने के लिए, सेना का भरण पोषण के लिए, अस्त्र शस्त्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में इन्हें संसाधनों की जरूरत पड़ती थी, और ये संसाधन भी ये लूट खसोट, चौथ और सरदेश मुखी जैसे माध्यमों से ही इकट्ठा करते थे। इसलिए मराठा सरदारों ने अपनी लुटेरे की भूमिका बना ली थी। इन्हें किसी राज्यतंत्र का प्रतिनिधि की बजाय लुटेरों के रूप में ही इनकी गणना अधिक की जाती थी, और लुटेरे से किसी सहूलियत की उम्मीद करना मुश्किल है। उसे जहां कहीं मौका मिलेगा वह
पैसा उपलब्ध कराने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। और यह अवसर राजपूताना के राज्यों के मध्य चल रहे अनेक प्रकार के विवादों ने उन्हें दिया था। कुछ और कारण हैं, जैसे कि पेशवा बाजीराव प्रथम की महत्वाकांक्षा। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि मराठा साम्राज्य का कृष्णा से अटक तक वह प्रसार करना चाहते थे और सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति भी वही थे। जबकि मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में उन्होंने मराठाओं का प्रसार किया और मालवा के निकटस्थ होने के कारण राजस्थान में भी मराठों के प्रसार की पृष्ठभूमि बन गई। इसके अलावा अन्य कारण भी थे। वह यह है कि मराठा की बाजीराव प्रथम के राजपुताना के कुछ शासकों, जैसे कि उदयपुर के महाराणा, जयपुर के सवाई जयसिंह से मित्रतापूर्ण रिश्ते थे। इन मित्रतापूर्ण रिश्तों के कारण भी पेशवा बाजीराव का राजस्थान में यात्राएं हुई, इनकी माता की यात्राएं हुई और कालांतर में इन यात्राओं के बदौलत, जबकि राजस्थान की राजनीतिक स्थिति का पेशवा बाजीराव को अंदाजा हो चुका था, इसलिए वह कालांतर में इन पर अभियान करने और इनके झगड़ों में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित हुए थे। मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख था। जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था, तब राजपूताना के शासकों पर उसका संरक्षण था। यह संरक्षण उन्हें आपस में लड़ने से रोकता था, दूसरी तरफ उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी संतुष्ट किए रहता था। अगर राजाओं में पारस्परिक विवाद होता, राजा और सामंत में पारस्परिक विवाद होता, तो उस विवाद को निपटाने का निर्णय मुगल सम्राट किया करते थे। लेकिन मुगल सम्राट के पतनोन्मुख होने की स्थिति में मराठाओं, राजपूत शासकों के झगड़ों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा था। इसलिए एक तरफ जहां पर उनका मुगल सम्राट का संरक्षण खत्म होने जा रहा था, वह किसी दूसरी सत्ता से सहायता प्राप्त करने के लिए आतुर होते थे और यह सहायता उन्हें मराठों के रूप में उपलब्ध हुई। इसलिए वह एक एक करके क्रमशः मराठों के आधिपत्य में चले गए। ये राजपूत शासक, जिनके की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके मराठाओं का राजस्थान में प्रसार हुआ, यह मराठाओं की एक दूसरी छुपी हुई महत्वाकांक्षा का सूचक भी था। वह महत्वाकांक्षा यह थी कि मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख होने की स्थिति में मराठा मुगल सम्राट की भूमिका निभाना चाहते थे। वे न केवल राजपूत शासकों को अपने आधिपत्य में लेना चाहते थे, वरन उनके विवादों को निपटाने में निर्णायक की भूमिका भी निभाना चाहते थे। हालांकि मुगल सम्राट के जितना गौरव वह नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि मुगल सम्राट एक सम्राट की भूमिका में था और मराठाओं की भूमिका सम्राट अथवा शासक से अधिक लुटेरे की थी। मुगल दरबार में इस समय गुटबंदियां चल रही थी। उन गुटबंदियों में दो तरह के धारणाएं थी मराठाओं को लेकर। एक गुट ये चाहता था, जिसमें राजपुताना के आमेर के शासक सवाई जयसिंह थे, कि मराठाओं को शक्ति के बल पर दमन करना संभव नहीं है, इसलिए उनके साथ कोई समझौता जो सम्मानपूर्ण हो, मुगल सम्राट को कर लेना चाहिए। दूसरा दल था जो मराठाओं के अस्तित्व को स्वीकार करना नहीं चाहता था। उसमें आसफ जहां निजाम उल मुल्क, जो हैदराबाद के निजाम बने, शामिल थे। मराठा सरदारों को सवाई जयसिंह, जैसा कि हमने देखा, उत्तर भारत में प्रसार करने वाले पेशवा बाजीराव प्रथम की सवाई जयसिंह से मित्रता थी। सवाई जयसिंह को मुगल सम्राट मालवा के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया करते थे और जब सख्ती से दमन करने की संभावनाएं मुगल सम्राटों को नजर आना बंद हो गई, तब सवाई जयसिंह के माध्यम से मराठाओं के साथ समझौता करने की कोशिशें प्रारंभ हुई। लेकिन अपने विरोधी दल के उपस्थित होने के कारण सवाई जयसिंह की पेशवा बाजीराव के साथ मित्रता और उनके साथ
मुगलों का एक सम्मानपूर्ण समझौता कराने की कोशिशें आमूल बाना नहीं पहन सके, यानी सफलता को नहीं प्राप्त कर सके। इसका खामियाजा जयसिंह को भी उठाना पड़ा, क्योंकि जयसिंह के प्रति मराठा पक्ष में अविश्वास उत्पन्न हो गया कि संभवतया मरा सवाई जयसिंह ही कोई कूटनीतिपूर्ण चाल चल रहे हैं, और इस प्रकार राजस्थान को और जयपुर के राज्य को भी मराठाओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हमने ये देखा कि 5 महत्वपूर्ण मराठा सरदारों को अलग अलग रियासतों के रूप में मराठा संघ की स्थापना की गई थी। उसमें से राजस्थान में प्रसार करने वाले 2 मराठा सरदार थे, सिंधिया जो ग्वालियर के थे, होलकर जो इंदौर के थे। राजस्थान पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इन दोनों मराठा सरदारों में प्रतिस्पर्धा चली, और अगर सिंधिया एक का पक्ष लेते थे, होलकर दूसरे का पक्ष ले लेते थे। इस प्रकार इन दोनों सरदारों की प्रतिस्पर्धा के कारण भी मराठाओं राजस्थान के राज्यों को मराठाओं के अधिक आक्रमणों, अधिक हस्तक्षेप को झेलना पड़ा। इस प्रकार मराठाओं के उदय के काल में, मुगल साम्राज्य के पतन के काल में, और एक तीसरी शक्ति ब्रिटिश सत्ता के व्यापारिक सत्ता से राजनीतिक सत्ता में रूपांतरण के दौर में राजपूताना के राजपूत शासकों को एक बहुपक्षीय हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा। इसमें 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मुगल प्रभाव क्षीण होते हुए मराठा प्रभाव स्थापित हुआ, जिसके कारणों को हमने देखा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठा प्रभाव को ब्रिटिश प्रभाव के द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा। आगे आने वाले व्याख्यान में हम इन वृहद सैद्धांतिक बातों के अंतर्गत अलग अलग राजपूत राज्य का उदाहरण लेते हुए यह देखेंगे कि किस प्रकार प्रत्येक राजपूत राज्य के मामलों में मराठाओं ने हस्तक्षेप किया, और उस हस्तक्षेप की प्रकृति क्या थी, और उस हस्तक्षेप के कारण राजपूताना के राज्यों को किस प्रकार के लाभ हानि का सामना करना पड़ा। धन्यवाद।